એન્ટરપ્રાઇઝિસ ના મેનેજમેન્ટ છે કંપનીના CFO अतुल गोयल जोड़ाई चुका है अपनी साथ अगर रिजल्ट्स के ऊपर बातचीत करवा माटे। शुक्रिया सर मेरे साथ जुड़ने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले शुरुआत हम इसी से करना चाह रहे थे क्योंकि ऑपरेशनल नंबर्स काफ़ी बेहतरीन है। तकरीबन 40% का इजाफा, टू बी प्रिसाइज 44% का इजाफा विटनेस कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग जो बुकिंग्स और वॉल्यूम्स में डिक्लाइन देख रहे हैं उसकी वजह क्या थी, उसी से शुरुआत करना चाह रही थी मैं। नहीं देखिए, क्या है कि थोड़ा सा रेगुलेटरी इशू बेंगलोर में था जिसकी वजह से अप्रूवल्स पास नहीं हो रहे थे। इसकी वजह से थोड़े से लॉन्चेस डिले हुए हैं और सेल जो हम अगर आप देखें Q3 में एक भी हमने लॉन्च नहीं किया बिकॉज अप्रूवल जो है वो बहुत मुश्किल से आ रहे थे। रेरा अप्रूवल्स भी बहुत देरी से आ रहे हैं, तो इसकी वजह से डिले हुआ है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कहना चाहूँगा कि मार्केट में बहुत सस्टेन डिमांड है और आप आगे देखेंगे कि हमारा जो इम्प्रूवमेंट है और ग्रोथ है वो आपको सेल्स में दिखेगा। ओके अग्रीड सर। इसके अलावा यहाँ से डिमांड किस तरीके से वर्कआउट हो रही है सर, इसके ऊपर एक आइडिया मैं समझना चाह रही थी। और क्योंकि मोमेंटम काफ़ी बेहतरीन है, पिछले 1 साल से हम लोग सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन देख रहे हैं, ये ईयर कैसे एंड होता हुआ देखेंगे, इसके ऊपर आपका एक आइडिया। और साथ ही क्योंकि काइंड ऑफ जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो थोड़ा और टुवर्ड्स ये पॉइंट आउट भी कर रहा था कि एक्सपेंसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, तो आपने भी प्राइस हाइक्स तो लिए थे, लेकिन क्वांटम क्या रहा है इस क्वार्टर के दौरान, इसके ऊपर मुझे आप एक आइडिया दे पाएं। देखिए प्राइस पहले तो मैं मार्केट की बात करूंगा। मेरे को लगता है कि मार्केट बहुत अच्छा रहेगा और ऑफ कोर्स ये कुछ दिन जो है 1-1.5 महीना जो है वो थर्ड वेव में चला गया है, लेकिन स्टिल हम बहुत होपफुल हैं कि हम कम से कम लास्ट ईयर का जो हमने सेल्स अचीव किया था उससे ज्यादा ही अचीव करेंगे, तो हमें उसमें कोई डाउट नहीं लगता। और इस क्वार्टर में हम कम से कम 0.5 to 1 मिलियन के नए लॉन्चेस करेंगे तो उससे भी इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे को लगता है कि हम सेल्स डेफिनेटली लास्ट ईयर का क्रॉस कर पाएंगे। हमने टारगेट किया था कि हम 15% इंक्रीज लेंगे, बट समाउ बिकॉज कि ये अप्रूवल का जो डिले हो गया और बिकॉज ये ओमिक्रॉन का जो थर्ड वेव आया है उसके वजह से सेल्स थोड़ी सी डिले मतलब कम हुई है, बट आई थिंक हम लास्ट ईयर 100% क्रॉस कर जाएंगे। जहाँ तक प्राइसिंग का सवाल है, डेफिनेटली हमने 3 से 5% के बेसिस पे हमने प्राइस इंक्रीज लिए है। हैदराबाद मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा है तो वहां हमने प्राइस इंक्रीज ज्यादा ली है। चेन्नई में भी अच्छी प्राइस इंक्रीज ली है और बेंगलोर में हमने करीबन 3-5% जो है 3 से 5% के बीच में प्राइस इंक्रीज ली है। इनपुट कॉस्ट डेफिनेटली बहुत बड़े हैं और मेरे ख्याल से स्टील, टाइल्स और अदर जो मटेरियल्स हैं फिनिशिंग के वो काफी बड़े हैं, लेकिन अब इनमें धीरे धीरे स्टेबिलिटी आ रही है और जब हम नया लॉन्चेस कर रहे हैं तो उसी हिसाब से हम नए प्राइसेस भी फिक्स कर रहे हैं, तो हमें नहीं लगता कि आगे जाके इतना मार्जिन में इफेक्ट आएगा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी में। ओके, तो सिमिलर काइंड ऑफ बैंड मेंटेन रहेगी मार्जिन्स के फ्रंट पर, ये एक्सपेक्ट करूं मैं साल के अंत तक? हाँ जी, आपका वॉइस क्लियर नहीं था। सिमिलर काइंड ऑफ मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे साल के अंत? डेफिनेटली, अगर आप देखें साल के अंत तक सिमिलर काइंड ऑफ मार्जिन्स मेंटेन रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। अगर आप देखें 26 to 29% हमारा मार्जिन हरदम रहा है। आप शुरू से अगर देख लीजिए तो हम पूरा कॉन्फिडेंट है कि हम इस मार्जिन को मेंटेन करेंगे कि जहां पे अगर बहुत अच्छे लॉन्चेस होंगे प्राइम प्लेस में तो उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश करेंगे, बट डेफिनेटली 26 to 29% का एबिटा मार्जिन कहीं नहीं, इट विल बी देयर। ओके अग्रीड सर। अच्छा, इसके अलावा बाकी के सेगमेंट्स के ऊपर मैं थोड़ी बातचीत करना चाह रही थी। हॉस्पिटैलिटी किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे? क्या हम लोग ऑलरेडी जो प्री कोविड लेवल्स की बात कर रहे थे वहाँ पहुँच चुके हैं? सिमिलर कंडीशन क्या बिल्ट ऑन होती हुई दिख रही है? एक आइडिया इसके ऊपर अगर आप मुझे दे पाएं दर्शकों के लिए। देखिए पिछले क्वार्टर में हॉस्पिटैलिटी ने बहुत बढ़िया किया। अगर आप देखेंगे हमारा रिजल्ट करीबन 16 करोड़ का हमने एबिटा वहां पे लिया है और मेरे को लगता है कि आगे जाके भी बहुत अच्छा करता, लेकिन ये जो थर्ड वेव आई है इसकी वजह से अगेन बैकफुट पे हॉस्पिटैलिटी चला गया है। लेकिन अगर आप देखें हमारा जो ऑक्यूपेंसी ग्रोथ है वो बहुत अच्छा था
हम 59% ऑक्यूपेंसी पे पहुंच गए फ्रॉम 45, और हमारी ओवरऑल जो प्री कोविड लेवल ऑक्यूपेंसी है वो करीबन 64 to 65 पोर्टफोलियो लेवल पे कह रहा हूँ, उतनी रहती है। तो हम करीब करीब पहुंच गए थे। ARR अभी भी इशू है, अभी भी हम जो ARR है उसमें हमने अच्छी इंक्रीज ली थी Q3 में, लेकिन अभी भी हम 70% लेवल पे हैं। तो मेरे को लगता है 1 साल और हमें हॉस्पिटैलिटी को देना पड़ेगा। डिपेंड करता है, अगर कॉर्पोरेट ट्रैवल बहुत जल्दी चालू होता है, जबकि हमने 25% हमारे रूम नाइट्स कॉर्पोरेट ट्रैवल के थे Q3 में, बट अगर ये वापस चालू होता है इस थर्ड वेव के पास, तो मेरे को लगता है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री ओवरऑल इम्प्रूव करेगी। और वैसे भी इंटरनेशनल ट्रैवल अब धीरे धीरे अच्छा होना चाहिए। मेरे ख्याल से 20th फेब के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल फ्री हो जाना चाहिए, और आना जाना वापस फ्री हो जाएगा, तो खुल जाएगा। तो मेरे को लगता है उससे भी हॉस्पिटैलिटी सेगमेंट को बहुत हेल्प करेगी। तो मेरे को लगता है आगे जाके हॉस्पिटैलिटी जो है वापस जो है जो प्री कोविड लेवल पे 6 से 8 महीने में आ सकता है। ओके, अग्रीड सर। और इन टर्म्स ऑफ डेट, वो ये साल के अंत तक किस तरीके से वर्कआउट होगा? यहाँ पे कुछ सर्विस डाउन करने के स्ट्रेटेजाइज अगर आप कर रहे हैं? देखिए, डेट तो हम अगर आप रेजिडेंशियल में देखिए, इस बार भी हमने 52 करोड़ जो है डेट जो है वो रिड्यूस किया है। तो हम रेजी में तो क्योंकि कैश फ्लो बहुत अच्छा है, तो हम जहाँ पॉसिबिलिटी है वहाँ डेट रिड्यूस कर रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी में अभी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज बिजनेस इतना बढ़िया नहीं कर रहा है। और बाकी हमारा अगर आप देखेंगे 2700 करोड़ का डेट है, वो 0.77 डेट इक्विटी रेशियो, जो कि बहुत अच्छा है। तो हमें नहीं लगता कि हमें अभी डेट रिडक्शन पे इतना फोकस करना चाहिए। हम बिजनेस बढ़ाने में फोकस कर रहे हैं, हम लैंड बाइंग में फोकस कर रहे हैं, ताकि हम जो ग्रोथ रेजिडेंशियल में दिख रही है उसको हम पूरा कर पाए। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, क्योंकि बजट हमने 1 या 2 दिन पहले ही आते हुए देखा है, इसके ऊपर भी मैं आपकी एक कमेंट चाह रही थी। काफ़ी अनाउंसमेंट्स हुए हैं जो टुवर्ड्स पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पूरे सेक्टर को बिल्टअप करेंगे। आपने इसको कैसे देखा है? इंडस्ट्री एज सच कैसे विटनेस कर रही है ये बजट को? इसके ऊपर आपका एक आइडिया? देखिए, ओवरऑल बजट बहुत अच्छा था, एक लॉन्ग डायरेक्शन है, और जो कि गवर्नमेंट ने दिया है कि कैसे हमको ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचना है। और आई थिंक वो एक डायरेक्शन बहुत जरूरी था, और मेरे ख्याल से वो उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। जहाँ तक रियल एस्टेट की बात करूँ, आई थिंक इतना ज्यादा कोई अनाउंसमेंट रियल एस्टेट के लिए नहीं था। हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस के लिए रिक्वेस्ट करते रहे हैं, बट वो एनी हाउ नहीं हुआ है। हाँ, हॉस्पिटैलिटी में ECLGS बढ़ा के गवर्नमेंट ने अच्छा काम किया है, और अफोर्डेबल हाउसिंग में जो पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो भी बहुत अच्छा है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ओवरऑल गवर्नमेंट बढ़ा रही है, तो मेरे को लगता है इससे जॉब क्रिएशन बहुत अच्छा होगा। तो ओवरऑल पॉजिटिव बजट ओवरऑल इंडिया के लिए था। ओके, और इन टर्म्स ऑफ डेटा सेंटर स्पेस, यहाँ पे आप कुछ एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि आप उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अलोकेशन किया गया है, स्टेटस की जो मैं बात कर रही हूँ, वहाँ पे काफ़ी बड़ा स्कोप दिख रहा है। इन टर्म्स ऑफ वेयर हाउसिंग की बात कर ले, वहाँ पे भी काफ़ी अनाउंसमेंट्स दिखे हैं। आप ये कोई एरिया टैप करने के बारे में सोच रहे हैं क्या? बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, हम बिल्कुल सोच रहे हैं। हमने एक नया वर्टिकल बनाया है जिसमें कि हम डेटा सेंटर और वेयर हाउसिंग के लिए जो है वो काम करेंगे। काफी हम लैंड भी देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पॉसिबल है हम इसको क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। हम चेन्नई में वैसे ही हम लोग जो है वो प्रेजेंट हैं, और चेन्नई एक बहुत बड़ा सेंटर है डेटा सेंटर के लिए। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि वहाँ पे डेटा सेंटर हम क्रिएट करें। सो डेफिनेटली फोकस है। आगे देखिए जैसे जैसे बिजनेस चलेगा, बट डेफिनेटली फोकस ऑन डाटा center and warehousing is there.